बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन। इसको हमने 3 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, इनिशिएशन, एलोंगेशन और फिर टर्मिनेशन। अब इनिशिएशन के अंदर क्या होता है? इनिशिएशन के अंदर हम प्री इनिशिएशन रेप्लिकेशन कम्प्लेक्स पहले बनाते हैं और फिर उस रेप्लिकेशन कम्प्लेक्स की एक्टिवेशन कराते हैं। ये सब कराने के बाद फिर एलोंगेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। चलिए पहले इनिशिएशन शुरू करते हैं। एक सिंपलेस्ट डायग्राम है, ये डीएनए यहाँ शो किया हुआ है और ये ORI यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ पे ब्लू कलर से शो किया हुआ है। अब ये कैसे शुरू होगा? सबसे पहले यहाँ पे ORC यानी कि ओरिजिन रिकॉग्निशन कम्प्लेक्स आएगा, वो आके इसको यहाँ पे रिकॉग्नाइज करेगा। ORC के यहाँ अटैच होने के बाद अब इस ORIC के 3 काम होते हैं। एक तो ये जो ORI को रिकॉग्नाइज करता है, अपने बाइंडिंग साइट के थ्रू इसके साथ बाइंड हो जाता है। दूसरा इसका हाइड्रोलाइज साइट होती है, वहाँ पे ये ATP को अटैच करके उसको हाइड्रोलाइज करता है, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है इस प्रोसेस के लिए। तीसरा ये स्कैफोल्ड के तौर पर एक्ट करता है कुछ प्रोटीन्स के लिए, जो कि प्री इनिशिएशन कम्प्लेक्स या प्री रेप्लिकेशन कम्प्लेक्स बनाने के लिए ज़रूरी है। अभी आपको मेरी बातें समझ नहीं आ रही होंगी, आगे मैं ऐसा ऐसा बताऊँगी तो इंशाल्लाह सब क्लियर हो जाएगा। अब ये जो है सबसे पहले इतना तो पता चल गया कि ये डीएनए का सेगमेंट है, यहाँ हमें ORI नज़र आ रहा है यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। उसके ऊपर ये प्रोटीन ORC ओरिजिन रिकॉग्निशन कम्प्लेक्स इसके ऊपर आके अटैच हो गया। अब ये मैंने बताया था आपको कि ये जो है स्कैफोल्ड के तौर पर एक्ट करता है, दूसरी प्रोटीन्स को अट्रैक्ट करता है। अब वो कौन कौन सी प्रोटीन है? वो 3 प्रोटीन है, CDC6, CDT1 और MCM। CD6 जो है CDC6 जो है सेल डिवीजन साइकिल 6 है, यानी इसके लिए स्टैंड करता है। और CDT1 जो है क्रोमेटिन लाइसेंसिंग एंड डीएनए रेप्लिकेशन फैक्टर, यानी कि लाइसेंस करता है कि एक साइकिल के अंदर डीएनए ने एक बार ही रेप्लिकेट करना है। और MCM यानी मिनी क्रोमोसोम मेंटेनेंस कम्प्लेक्स, ये यहाँ पे अब किस तरह से अटैच होगा? पहले ORIC इनके लिए स्कैफोल्ड के तौर पर एक्ट करेगा ना, ORIC पहले आके अटैच होगा, वो CDC6 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब CDC6 यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा तो फिर वो इन दोनों को अट्रैक्ट करेगा, CDT1 और MCM। जब ये दोनों यहाँ पे आके अटैच हो जाएंगी, अब ये कौन सा फेज़ चल रहा है? ये लेट G1 फेज़ चल रहा है। ये अर्ली G1 फेज़ के ऊपर ORC जो था ये अटैच हुआ था और लेट G1 के ऊपर प्री इनिशिएशन कम्प्लेक्स अब हमारा बन चुका है, जिसके अंदर क्या क्या शामिल है? ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, जिसके अराउंड ORC यानी ओरिजिन रिकॉग्निशन कम्प्लेक्स आके अटैच हुआ है। ऊपर CDC6 और साइड पे 2, ये देखिए ये एक प्रोटीन है और ये दोनों जो हैं दो यूज़ होती हैं, CDT1 और MCM। ये दोनों साइड पे आके अटैच हो, क्योंकि हमारे पास 2 रेप्लिकेशन फॉर्क बननी है दोनों साइड के ऊपर। ये हो गया। उसके बाद जो है CDK और CDK और BDK, अब ये क्या है? ये काइनेजीज़ हैं। ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजीज़ है और ये BDF4 डिपेंडेंट काइनेज है। अब काइनेज का काम क्या होता है? फास्फोराइलेशन कराना है। उसने यहाँ पे जो भी प्रोटीन हमने CDC6, CDT1 और MCM और ORC जो है यहाँ पे प्रोटीन है, इन चारों की फास्फोराइलेशन करा देगा। फास्फोराइलेशन के नतीजे में ये वाली और ये वाली प्रोटीन, ये तीनों जो हैं यहाँ से उतर जाएंगे और बाकी क्या रह जाएगा? सिर्फ और सिर्फ MCM प्रोटीन यहाँ पे रह जाएगी। तो ये नेक्स्ट डायग्राम के अंदर मैंने शो किया है। अब ये हमारे पास बाकी बच गया। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे GIN जिन और CDC45 यहाँ पे आ गई, ये दोनों यहाँ पे अटैच होगी, GIN और ये CDC45 और ये MCM तो पहले से यहाँ पे फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म के अंदर अटैच थी। ये S फेज़ की बिगनिंग यहाँ पे हो गई है, यानी S फेज़ के अंदर हमें पता है कि डीएनए की रेप्लिकेशन होना शुरू हो जाती है, यानी कि एलोंगेशन वाला फेज़ वहाँ पे मेनली आता है। अब इसे क्विक सा ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले क्या था? ये डीएनए पे ORIC यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जहाँ पे स्टार्ट होना है। सबसे पहले ORC यहाँ पे आएगी, इसका एक हाइड्रोलिटिक साइड होगी जो कि ATP को हाइड्रोलाइज करके एनर्जी प्रोवाइड करेगी। दूसरा इसकी बाइंडिंग साइड होगी जो ORI से अटैच हो जाएगी। ये दोनों मिल जाएंगे। अब ORC और ORI मिल के स्कैफोल्ड के तौर पर एक्ट करेंगी इन प्रोटीन्स को अट्रैक्ट करने में। सबसे पहले CDC6 अटैच होगी, एक है, सिंगल है ये। उसके बाद CDT1 और MCM दोनों को अपनी तरफ अटैक करेगी, ये इनके पेयर के अंदर होंगी, यहाँ पे आके अटैच होगी। उसके बाद ये CDK और BDK आएंगे जो कि इनकी फॉस्फोराइलेशन कराएंगे इन सब प्रोटीन्स की। अब फॉस्फोराइलेशन होगी तो CDC6, CDT1 और ORIC से रिमूव हो जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो है वो ORI और MCM यहाँ पे बाकी रह जाएगा। फिर GIN और CDC45 यहाँ पे आएंगी, वो अटैच हो जाएंगी। अब ये जो एक्टिव फॉर्म के अंदर हमारे पास रेप्लिकेशन कम्प्लेक्स प्रिपेयर हो गया एट द बिगिनिंग ऑफ S फेज़। आगे एलोंगेशन का प्रोसेस। इलोंगेशन शुरू करने से पहले हम यहाँ पे पॉलीमरेज एंजाइम देख लेते हैं। प्रोकैरियोट के अंदर जो पॉलीमरेज था वो 3 टाइप्स का था, पॉलीमरेज 1, 2 और 3। यूकैरियोट्स के अंदर पॉलीमरेज हैं 5 टाइप्स की हैं, पॉलीमरेज अल्फ़ा, बीटा, गैमा
डेल्टा और एप्सिलॉन। ठीक है, ये 5 टाइप्स के हैं। अब इनमें इनके फंक्शन हम देख लेते हैं। जो पॉलीमरेज अल्फ़ा है ये मल्टी सब यूनिट है, और ये जो इसके सब यूनिट है, एक इसकी प्राइमेज एक्टिविटी होती है, यानी इसने प्राइमर सिंथेसाइज करना होता है। दूसरा इसकी पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है, इसने डीएनए का थोड़ा सा सेगमेंट, यानी कि 2 से 3 न्यूक्लियोटाइड जो है साथ में ऐड करता है। पहले प्राइमर सिंथेसाइज करता है और प्राइमर के आगे 2 से 3 जो है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड यानी डीएनए के न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे लगा देते हैं। इसे हम पॉलीप्राइमेज भी कहते हैं। और उसके बाद हम देख लेते हैं पॉली एप्सिलॉन और पॉली डेल्टा। अब आप इसको कैसे याद रख सकते हैं। अब ये जो पॉली एप्सिलॉन है ना, ये लीडिंग स्ट्रैंड के अंदर यूज़ होता है, वहाँ पे इलोंगेशन कराता है। और पॉली डेल्टा जो है ये लैगिंग स्ट्रैंड के अंदर कराते हैं। इसे कैसे याद रख सकते हैं, देखिए ये डेल्टा की शेप थोड़ी जी जैसी होती है ना, तो हम अब लैगिंग के अंदर भी जी प्रोमिनेंट साउंड देता है, तो लैगिंग के अंदर ये डेल्टा वाला यूज़ होगा, और जो है वो लीडिंग के अंदर फिर हम याद रखेंगे कि एप्सिलॉन होता है। तो एप्सिलॉन और डेल्टा ये इलोंगेशन करवाते हैं। उसके बाद हमारे पास 2 बच गए, पोली बीटा और पोली गैमा। पोली बीटा जो है, जब डीएनए रिपेयर हम देखेंगे तो उसके अंदर हम इसका काम देखेंगे कि जो रिपेयर करते वक्त जो हम मिस मैच जो है न्यूक्लियोटाइड को हटा देते हैं, तो उसको फिल करने के लिए बीटा आता है। और ये जो गैमा है ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर यूज़ होता है। बाकी बस इनका ये याद रखना है कि अल्फ़ा और बीटा के अंदर प्रूफ रीडिंग नहीं हो रही होती, और बाकी ये तीनों जो हैं बच के उनकी प्रूफ रीडिंग होती है। अब हमारे मेन टॉपिक यानी कि इलोंगेशन की तरफ आते हैं। इलोंगेशन में अब ये कैसे होगा, ये हमें वही जाना पहचाना से स्ट्रक्चर है। ये डीएनए यहाँ पे MCM लगा हुआ है, यहाँ पे GIN, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है CDC45, ये प्रोटीन यहाँ पे लगी हुई है। अब यहाँ पे हमें ग्रीन कलर के अंदर क्या नज़र आ रही है, ये है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन SSBP। ये इसका क्या काम होता है, हमने प्रोकैरियोटिक के अंदर भी देखा था कि ये दोनों स्ट्रैंड को आपस में मिलने से रोकती है। तो ये हमें यहाँ पे वही फेमिलियर सा स्ट्रक्चर है। ये 5 प्राइम एंड है, ये इसका 3 प्राइम एंड है, तो ये इसका ऑपोजिट यहाँ पे 3 प्राइम, और क्योंकि एंटी पैरेलल होते हैं। अब आगे क्या होना है, हमने देखा था कि इलोंगेशन जो है वो शुरू कौन करवाता है, पॉलीमरेज A आता है, उसकी एक प्राइमेज एक्टिविटी है और एक उसकी पॉलीमरेज एक्टिविटी। ये वही यहाँ पे हमें डीएनए पॉली अल्फ़ा नज़र आ रहा है, डीएनए पॉलीमरेज अल्फ़ा नज़र आ रहा है। इसकी ये प्राइमेज एक्टिविटी शो की और इसकी ये पॉलीमरेज एक्टिविटी शो की हुई है। अब ये प्राइमेज एक्टिविटी ने क्या करना है, यहाँ पे एक प्राइमर बना देना है। इस डायग्राम में देखिए, ये ऊपर वाला ये लीडिंग स्ट्रैंड है। ये हमें कैसे पता चलेगा, हमें पता है कि पॉलीमरेज जो है उसने हमेशा किस डायरेक्शन के तरफ करना होता है, उसने 5 प्राइम से 3 प्राइम जो है ना वो न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस करनी होती है, यानी कि डॉटर स्ट्रैंड जो है 5 प्राइम से 3 प्राइम उसने बनाना होता है। तो ये 3 प्राइम है, तो इसके सामने 5 प्राइम और उससे ये 3 प्राइम, तो ये तो आराम से बन जाएगा। ये लीडिंग स्ट्रैंड है, इसमें कोई हमें मसला नहीं होता, ये यानी कि कोई इसके अंदर हिंड्रेंस नहीं आती। बाकी जो ये वाला है ना, ये लैगिंग स्ट्रैंड, इसके अंदर हमें काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, क्योंकि 5 प्राइम के आगे तो यहाँ पे 3 प्राइम आएगा, और पॉलीमरेज ये कर नहीं सकता, उसने हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन के अंदर सिंथेसिस करानी। तो इसको अभी हम थोड़ा साइड पर रखते हैं, पहले हम लीडिंग देख लेते हैं क्योंकि वो बहुत आसान है। पहले यहाँ पे प्राइमेज आएगा, ये जो रेड वाला सेगमेंट है ना, ये मैं आगे जहाँ भी रेड वाला सेगमेंट बनाऊँगी ये RNA वाला सेगमेंट होगा। ये इसने यहाँ पे प्राइमर बना लिया, ठीक है। और आगे जो थोड़ा सा ग्रीन बनाया हुआ है, ये 2 से 3 न्यूक्लियोटाइड है, वो भी ये डीएनए पॉली अल्फ़ा ने बनाया है, यानी पॉलीमरेज अल्फ़ा जो उसका सेगमेंट था, पॉलीमरेज का सब यूनिट था अल्फ़ा, उसने यहाँ पे, तो ये काम जो हो गया डीएनए पॉलीमरेज अल्फ़ा का काम हो गया, इसने ये काम करना था। उसके बाद अब हमने देखना है लैगिंग स्ट्रैंड के अंदर। लैगिंग स्ट्रैंड देखिए, यहाँ पे मैंने लूप बनाया हुआ है। ये लूप किस वजह से बनाया हुआ है, हमें बताया कि दोनों स्ट्रैंड की एक साथ सिंथेसिस होनी है, पॉलीमरेज एक ही होगा, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। इन दोनों के सेगमेंट जो होते हैं ना, ये जैसे हम इन दोनों को डीएनए के 2 स्ट्रैंड कंसीडर करें, तो पॉलीमरेज अल्फ़ा जो है ना, इनके साथ ऐसे अटैच होता है। ये जो भी पॉलीमरेज होते हैं, ये दोनों स्ट्रैंड के साथ एक साथ और एक दूसरे के साथ मिले भी होते हैं यहाँ पे, तो इन्होंने एक साथ आगे मूव करना होता है और एक साथ सिंथेसिस करानी होती है। इस वजह से यहाँ पे जो है हमें लूपिंग नज़र आ रही है। यहाँ पे अब पॉलीमरेज जो है एक साथ इसके ऊपर मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ये देख लिया कि इसने जो है RNA का एक सेगमेंट बना दिया, प्राइमर बना दिया, साथ में डीएनए के 2-3 न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे डाल दिए। पॉलीमरेज का काम खत्म हो गया, पॉलीमरेज अल्फ़ा का वो यहाँ से निकल जाएगा। अब कौन आएगा, यहाँ पे एप्सिलॉन जो है वो लीडिंग स्ट्रैंड के लिए आएगा और डेल्टा जो है वो लैगिंग स्ट्रैंड के लिए आएगा। साथ में PCNA यानी कि प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन जो है, ये रिंग नुमा स्ट्रक्चर होता है, ये होल्ड करके रखता है। इसे हम क्लैम्प लोडर प्रोटीन भी कहते हैं। ये होल्ड करके रखता है इन एप्सिलॉन और डेल्टा
पॉलीमरेज को, क्योंकि ये हैवी होते हैं बहुत ज़्यादा, इनको पकड़ के रखना पड़ता है। यहाँ पे तो PCNA1 का ये काम होता है, इसने यहाँ पे इन्हें होल्ड करके रखना होता है। अब ये जो है इलोंगेशन कराते हैं यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड की। अब ये वाला सेगमेंट है लीडिंग स्ट्रैंड, इसमें तो कोई मसला नहीं होता क्योंकि जो है ना बिल्कुल कंटिन्यूसली इसने चलना होता है, कोई हिंड्रेंस नहीं आती दरम्यान। लेकिन जब हम लैगिंग स्ट्रैंड देखते हैं तो हमें हर जगह पर बार यहाँ पर हमें प्राइमर नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। अब जब ये प्राइमर के साथ आके कांटेक्ट में आएंगे प्राइमर के साथ, तो ये 2-3 न्यूक्लियोटाइड जो यहाँ पे RNA के होंगे उनको उतार देगी, यहाँ से उनको क्लीव कर देगी। ये जो DNA डेल्टा है, ये जब ये प्राइमर के साथ इन कांटेक्ट आएगा तो इसके 2-3 न्यूक्लियोटाइड को यहाँ से हटा देगा। उसके बाद एक और प्रोटीन आएगी, उसे कहते हैं FEN1 प्रोटीन, FEN1 प्रोटीन, जैसे हम कहते हैं फ्लैप एंडोन्यूक्लियस 1, FEN1 यानी कि फ्लैप एंडोन्यूक्लियस 1, वो आएगी और इसकी हेल्प से कि पूरा जो RNA का प्राइमर है इस पूरे को क्लीव कर देगी। उसके बाद आगे पहुंच जाएगी यहाँ पे, फिर दोबारा से DNA पॉलीमरेज अल्फ़ा आएगा, यहाँ से वो फिर यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस है यहाँ पे जनरेट करेगा, उससे आगे फिर यहाँ पे ये सिंथेसिस कराना शुरू कर देगा। यानी कि जब भी पोली डेल्टा जो है RNA के साथ इन कॉन्टैक्ट में आएगा, पहले खुद 2-3 न्यूक्लियोटाइड को यहाँ से क्लीव करेगा, फिर FEN1 प्रोटीन आएगी, वो आके एंजाइम जो है वो प्रोटीनेशियस एंजाइम है, वो आके सारा RNA को यहाँ से हटा देगा और फिर यहाँ पे दोबारा से एक न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस होगी, वो जो होगी ये पोली डेल्टा की मदद से हो जाएगी। बाकी FEN1 के साथ RNase जो कि हमने प्रोकैरियोटिक के अंदर भी देखा था, वहाँ पे भी RNase भी प्राइमर को रिमूव करने के अंदर मदद करती है, तो वो भी यहाँ से इसको रिमूव कर देगी। इस तरह से हमारी इलोंगेशन हो गई है। बस थोड़ा सा इसका पार्ट रह गया कि यहाँ से फिर FEN1 जो है वो जो फ्लैप एंडोन्यूक्लियस 1 है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। यूँ इस तरह से ये ऊपर हमें नज़र आ रहा है लीडिंग स्ट्रैंड, ये कंटिन्यूसली बन रहा है। यहाँ पे लैगिंग स्ट्रैंड के अंदर देखिए हमें ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, यहाँ पे इनको आपस में जोड़ना भी ज़रूरी होता है। ये लीडिंग के अंदर भी हम यही इसको रिमूव करने के लिए RNase और जो है वो कौन सी प्रोटीन थी FEN1 जो है उसको यूज़ करेंगे, वो यहाँ से रिमूव कर देगी। और यहाँ पे भी अब यहाँ पे हमें ये पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, तो इनका हमें जोड़ना ज़रूरी होता है। अब इनके लिए हमें पता है लाइगेज DNA लाइगेज 1 आएगा यहाँ पे यूकैरियोटिक के केस में, और ये जो यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड थे उनको, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक निक ही रह जाता है, बाकी न्यूक्लियोटाइड तो ऐड कर ली होती हैं सारे, बस यहाँ पे एक निक रह जाता है। निक का मतलब होता है कि सिर्फ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का जुड़ना, और गैप का मतलब होता है कि यानी न्यूक्लियोटाइड की यहाँ पे ज़रूरत है। तो इस निक को सील करने के लिए DNA लाइगेज 1 आएगा और निक को आपस में सील कर देगा। बस यहाँ पे टर्मिनेशन के अंदर एक मसला आ जाता है कि आप ये देखें, यहाँ पे जब ये डेल्टा यहाँ पे मूव कर रहा होगा, ठीक है, ये यहाँ पे मूव कर जब यहाँ पे पहुँचेगा तो हमने देखा था कि 2-3 न्यूक्लियोटाइड को यहाँ से रिमूव कर देगा, इसने रिमूव कर दिया। उसके बाद जो है FEN1 आएगा, वो भी यहाँ से इस पूरे प्राइमर को रिमूव कर देगा। यहाँ पे DNA का तो यहाँ पे जो है 5 प्राइम एंड था, तो क्या हम इससे आगे सिंथेसिस कर पाएंगे? DNA का यहाँ पे 5 प्राइम एंड आ रहा था ना, ये जो ऊपर यहाँ पे बन रहा था, जबकि हमें तो यहाँ पे 3 प्राइम एंड चाहिए होता है ताकि उसके ऑपोजिट हम 5 प्राइम से यूँ इस तरह से इसकी सिंथेसिस करा सकें। तो यहाँ पे मसला पैदा हो जाता है, वो हम आगे वाला देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। अब मैं नेक्स्ट वाले पेज के अंदर सिर्फ इतने सेगमेंट को दिखाऊंगी, ठीक है, सिर्फ इतना सा सेगमेंट होगा, उसको नेक्स्ट वाले के अंदर थोड़ा जूम करके दिखाऊंगी। देखिए इस टर्मिनेशन के अंदर मैंने उतना सिर्फ सेगमेंट दिखाया है। यहाँ पे ये वो वाला सेगमेंट है, यहाँ पे जो मैंने कहा था कि यहाँ से इसको क्लीव कर देंगे जब डेल्टा यहाँ इसके साथ आएगा, और उसके बाद FEN1 जो है वो भी इसको रिमूव कर देगा, तो यहाँ से ये चीज़ रिमूव हो जाएगी, ठीक है। अब आगे इसके सिंथेसिस हम किस तरह से कर पाएंगे? ये 3 प्राइम एंड था, यहाँ पे जो डॉटर DNA स्ट्रैंड बना ना, इसका 3 प्राइम एंड, तो यहाँ पे उसका 5 प्राइम एंड होगा। 5 प्राइम एंड पे हम कैसे इसके सिंथेसिस दोबारा से कर सकते हैं? तो इसके लिए जो है यहाँ पे एक टेलोमेरेज एंजाइम आता है। ये हमें पता है कि जब भी जीन होती है तो जीन के शुरू और एंड पे जो है ना वो टेलोमेरिक सीक्वेंस यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अगर हम ह्यूमन का देखें तो वहाँ TTA GG यहाँ पे ये सीक्वेंस होता है, तो ये सीक्वेंस यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये जीनोम का पार्ट होता है। अगर हर बार इसी तरह से हम रेप्लिकेशन करते रहे तो ये इस तरह से सीक्वेंस, तो जो लास्ट वाला सेगमेंट होगा उसकी तो रेप्लिकेशन हो ही नहीं पाएगी। तो ये वाला प्रोसेस नॉर्मली हो जाता होता है, इससे जो है वो ये एजिंग का प्रोसेस हम इसे कहते हैं। जैसे एजिंग होती रहती है सेल की, तो उसका DNA जो है ना शॉर्टनिंग, इसे कहते हैं टेलोमेरिक शॉर्टनिंग होती रहती है। लेकिन जब ये जीनोम का पार्ट इंपॉर्टेंट हो और हमने इसे रेप्लिकेट करना हो तो क्या होता है, यहाँ पे एक टेलोमेरेज एंजाइम है, इसमें जो है ये RNA टेम्पलेट इसके अंदर प्रेजेंट है। ये यहाँ पे जो इसके लास्ट 2 जो है बिल्कुल इसके ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है। देखिए यहाँ पे TTAGG है और इसे कॉम्प्लीमेंट, थायमिन के लिए यहाँ पे एडेनिन, और यहाँ पे एडेनिन के लिए क्योंकि ये RNA टेम्पलेट है तो यहाँ पे थायमिन नहीं होगा, यूरोसिल होगा, और ये यहाँ पे गवानीन के लिए साइटोसिन है। तो ये बिल्कुल इसके लास्ट 2 वाले के साथ यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें
जो पेरेंटल डीएनए है उसकी भी यहाँ पे सिंथेसिस होगी, इसके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे सिंथेसिस। तो इस तरह से हम पेरेंटल डीएनए को इलोंगेट कर लेते हैं। यहाँ पे यूरेसिल की जगह क्या आ जाएगा, ये देखें नेक्स्ट वाले के अंदर यूरेसिल की जगह यहाँ पे इसने एडेनिन ने आना है, तो यूरेसिल की जगह यहाँ पे एडेनिन ऐड हो गया, यहाँ एडेनिन की जगह थायमिन और यहाँ पे भी एडेनिन की जगह थायमिन। उसके बाद दोबारा से एक और टेलोमेरेज एंजाइम होता है जो बिल्कुल इसके कम्प्लीमेंट्री होता है। 4 न्यूक्लियोटाइड, ह्यूमन के अंदर ये 4 जो है ना न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल होता है। अब बिल्कुल इसके कम्प्लीमेंट्री यहाँ पे एडेनिन और गुआनिन के लिए यहाँ साइड यूरेसिल जो है बिल्कुल इसके कम्प्लीमेंट्री ये यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद इसी तरह से अगेन इसकी सिंथेसिस होगी। अब यहाँ पे ये वो वाला सेगमेंट है जो कि हमारा ओरिजिनल डीएनए था। ये देखिए TTAGG, यहाँ पे ये TTAGG ये ओरिजिनल डीएनए तो हमें यहाँ पे मिल गया है, और ये जो है हमें एक्स्ट्रा, यानी कि ये हमारे जीनोम का पार्ट नहीं है, ये टेलोमेरेज एंजाइम ने यहाँ पे ऐड करवाया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये हमें एक इलोंगेशन हमने करा लिया पेरेंटल डीएनए की। अब यहाँ पे प्राइमेज एंजाइम आएगा, वो यहाँ पे प्राइमर की सिंथेसिस कराएगा। ठीक है, पहले यहाँ पे आरएनएज और एफईएन जो है ना, वो जो ऊपर वाला है आरएनए वाला उसको रिमूव कर देते हैं। बाकी यहाँ पे प्राइमेज एंजाइम आएगा, ये इसकी सिंथेसिस कराएगा। ठीक है, आरएनए यहाँ पे प्राइमर की सिंथेसिस कराएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे दोबारा से पॉलीमरेज अल्फ़ा आएगा जो कि यहाँ पे 2-3 न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा। उसके बाद दोबारा से जो है वो पॉलीमरेज डेल्टा वो यहाँ पे इसकी इलोंगेशन करेगा और इसको यहाँ तक पहुँचा देगा। हम ओरिजिनल डीएनए उसकी रेप्लिकेशन हमारे पास होगी, और ये जो इलोंगेशन एक्स्ट्रा से हुई थी वो फ्लैप वैसे अलग से रह जाता है। तो यहाँ पे FEN1 आता है, ये देखिए फ्लैप एंडोन्यूक्लियस है, इसका मतलब है कि इसने जो एक्स्ट्रा सा फ्लैप है उसको रिमूव करना होता है। तो इस फ्लैप को रिमूव कर लिया जाता है, और ये हमारे पास ओरिजिनल डीएनए जो कि हमारा पूरा जीनोम है वो हमें यहाँ पे मिल जाता है। इस तरह से टर्मिनेशन के अंदर जो प्रॉब्लम आई थी वो टेलोमेरेज एंजाइम के थ्रू सॉल्व हो चुकी है। बाकी व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है और अगर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम भी नज़र आती है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताया करें, और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर हमें इन्फॉर्म करें। अगर वीडियोस के अंदर कोई कमी आपको नज़र आ रही है, कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो प्लीज़ हमें बताएं। थैंक यू सो मच।